बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट। कैसे हैं आप सब लोग। इमरान खान ने अडाला जेल से एक पैगाम भेजा है जो कि उनके ऑफिशियल पेज एक्स के ऊपर अपलोड किया गया, उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत जारी है और बुशरा बीबी की हद तक उनकी बरीयत की एक एप्लीकेशन सबमिट करवाई गई थी कि बुशरा बीबी के खिलाफ केस मेड आउट नहीं होता, लिहाजा उनका ट्रायल नहीं किया जाना चाहिए, उनके बरी होने का इम्कान वाज़े है, लिहाजा बुशरा बीबी को केस की समाअत के दौरान ही यानी कि केस का फैसला होने से पहले पहले उसे इस मुकदमे से बरी कर दिया जाए। तो जो बुशरा बीबी की तरफ से बुशरा बीबी की बरीयत के हवाले से एप्लीकेशन कोर्ट में सबमिट करवाई गई थी, उसके ऊपर आर्गूमेंट्स मुकम्मल हो चुके हैं, फैसला महफूज किया जा चुका है और आज उसके ऊपर फैसला सुना दिया जाएगा। लेकिन के आई थिंक सो, मेरा ख्याल है कि बुशरा बीबी की वो एप्लीकेशन खारिज कर दी जाएगी और बुशरा बीबी की बरीयत नहीं होगी। अच्छा जी, इमरान खान के ऑफिशियल पेज ट्विटर के ऊपर एक पोस्ट लगाई गई जिसमें लिखा गया कि साबिक वजीर आजम इमरान खान के अडाला जेल से पैगाम। वो कहते हैं कि जी फौज सबकी है, पूरी कौम की है, सिर्फ एक सियासी जमात या सिर्फ आर्मी चीफ की नहीं। उन्होंने इंतखाबात में इतना बड़ा डाका मारा है और अब आज़ाद अदलिया को भी चलने नहीं दे रहे। उन्होंने पुलिस, नैब और FIA समेत तमाम अदारे तबाह कर दिए हैं। अब एक सुप्रीम कोर्ट बची है जिससे अवाम को उम्मीद है। पुलिस और नैब के अदारे को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। रावलपिंडी कमिश्नर इस सब का गवाह है कि पिंडी डिवीजन में इंतखाबात उसने करवाए हैं। रावलपिंडी कमिश्नर ने चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सच बातें की तो उनको गायब कर दिया गया। चीफ जस्टिस अगर बेगुनाह होता तो लाजमी रावलपिंडी कमिश्नर को अपनी अदालत में बुलाता। अच्छा जी, इस हवाले से मैं कहता हूं कि ये वो ऐसा गलत किस्म का इंसान है कि जब ये सब कुछ कार्रवाइयां डाल रहा था उस वक्त इसने अपना मुंह नहीं खोला। अब मैं समझता हूं कि इसने बदअमनी और इंतशार पैदा करने की कोशिश की है। मैं समझता हूं कि इसके जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर तो इन्वेस्टिगेशन शायद नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसने जो बर वक्त अपना मुंह खोलना चाहिए था। अगर कुछ ऐसा गलत हो रहा था, इंतखाबात में धांधली हो रही थी, मैं ये नहीं कहता कि इंतखाबात में धांधली हुई या कि नहीं हुई, डेफिनेटली पूरी दुनिया को पता है कि इंतखाबात में धांधली हुई, लेकिन कमिश्नर रावलपिंडी को मैं इस हवाले से गलत कह रहा हूं कि जब ये उस सारे सिस्टम का हिस्सा था उस वक्त सब कुछ गलत कर रहा था, लेकिन उस वक्त इसने अपना मुंह नहीं खोला। तो इस बंदे को सिर्फ इस वजह से सजा देनी चाहिए, इसको जूते मारनी चाहिए कि तुम इंतहाई गलत किस्म के इंसान हो। जब तुम्हारी जरूरत थी, जब तुम्हारे सामने सब कुछ गलत हो रहा था और जब सब कुछ गलत करने में तुम साथ थे, उस वक्त तुमने एहतजाज नहीं किया, तुमने रुकावट पैदा करने की कोशिश नहीं की, उस वक्त तो तुम मीडिया के सामने नहीं आए और अब तुम कह रहे हो कि जी इलेक्शन में धांधली हो गई, फलां हो गया, टमका हो गया। तो बहरहाल मैं इस बंदे को क्रेडिबल बंदा नहीं समझता और ना ही मैं ये समझता हूं कि इमरान खान को इस बंदे की फेवर करनी चाहिए, लेकिन शायद इमरान खान साहब इस वजह से इस बंदे की फेवर कर रहे हैं जो कि इलेक्शन में धांधली की बात करता है, जो कि इमरान खान को सपोर्ट करती है। अच्छा जी, इसके अलावा इमरान खान साहब ये भी कहते हैं कि मैं ऐलान करता हूं कि अगर उन्होंने अदलिया को तबाह करने की कोशिश की तो मैं सड़कों पर एहतजाज की कॉल दूंगा। देखिए खान साहब, इस हवाले से भी दो बातें हैं। एक बात तो यह है कि अदलिया को तबाह करने की कोशिश की तो ये ऐसी बात नहीं है। वो जो चाहते हैं, इस वक्त हुकूमत जो चाह रही है वो करने जा रही है। वो चाहते हैं कि जजेस की तादाद में इजाफा कर दिया जाए, तो वो जजेस की तादाद में इजाफा कर देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त आपकी फेवर में जजेस की तादाद चूंकि ज्यादा है, लिहाजा हुकूमत की ये कोशिश है कि वो आइन में तब्दीली करके जजेस की तादाद को बढ़ा दें और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद को बढ़ाकर 17 से 23 कर दिया जाए और उन जजेस की तैनाती की जाए जो कि उनकी फेवर के बंदे हैं। तो लिहाजा अदलिया की बात अगर आप करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद को हुकूमत बढ़ाने जा रही है। और जहां तक चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा की एक्सटेंशन की बात है तो वो भी डेफिनेटली हो जाएगी। उसकी एक्सटेंशन अगर बराह रास्त इस तरह से नहीं होगी तो जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी जाएगी, उनकी उम्र की हद बढ़ा दी जाएगी, तो इस तरह से चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा की मुद्दत मुलाजमत बढ़ जाएगी और एक तरह से उसकी एक्सटेंशन हो जाएगी। तो हुकूमत इसमें जो चाहती है वो कर रही है। आप ये कहते हैं ना कि अगर उन्होंने अदलिया को तबाह करने की कोशिश की, वो कोशिश नहीं कर रहे, वो ऐसा कर चुके हुए हैं। और जहां तक रही बात आपके एहतजाज करने की, तो इसके ऊपर मैं पहले भी कई दफा कह चुका हुआ हूं कि आप मास वाई KPK के पूरे पाकिस्तान में आपको कहीं पर भी एहतजाज नहीं करने दिया जाएगा। अच्छा जी, इमरान खान ने कहा कि मुखालफ टीम को मैदान में नहीं उतरने दिया गया, फिर भी ये बुरी तरह हार गए। ये बात आपकी सही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदियां लगा दी गई, इंतखाबी निशान छीन लिया गया, लीडरान को
پکڑ لیا گیا، جیلوں کے اندر بند کر دیا گیا، عمران خان صاحب آپ کے خلاف جھوٹے مقدمات بنا کے آپ کو جیل کے اندر بند کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستانی عوام نے آپ کا ساتھ دیا اور آپ کو ووٹ دیا۔ اتنا کچھ کر جانے کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف الیکشن جیت گئی تھی، اور یہ جتنی بھی ساری پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ساری کی ساری الیکشن ہار گئی تھی، اس کے باوجود انہوں نے مینج کیا، سارا کچھ ہارنے کے باوجود بھی یہ اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، مخالف ٹیم کو میدان میں نہیں اترنے دیا گیا، پھر بھی یہ بری طرح ہار گئے۔ جن کو 20 سیٹیں نہیں ملی تھی انہیں جیلی مینڈیٹ دے کر بٹھا دیا گیا۔ جو کام دشمن نہیں کر سکا وہ یہ خود کر کے ادارے کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ قوموں کو تباہ کرنے کے لیے دشمن کے حملے کی ضرورت نہیں ہوتی، اداروں پر کرپٹ اور نااہل لوگ بٹھا دیے جائیں تو قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ محسن نقوی کو وزیر داخلہ اور کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنا دیا گیا، اس کی تقرری بڑے صاحب نے کی ہے اور اس نے کرکٹ کا بیڑا گرک کر کے رکھ دیا ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم بنگلہ دیش سے وائٹ واش ہو گئی ہے، اس سے بری اور شکست کیا ہوگی؟ ایسا کون سا ایٹم بم پھٹا کہ 3 سال میں ہماری کرکٹ بنگلہ دیش سے کارکردگی میں نیچے آ گئی اور تباہ ہو گئی؟ کرکٹ ایک ٹیکنیکل کھیل ہے، اس پر آپ نے سفارشی بٹھا دیے ہیں۔ محسن نقوی کی کیا قابلیت ہے؟ تمیز راجہ میرا رشتہ دار نہیں تھا، ایک پروفیشنل کرکٹر تھا جس کو میں نے چیئرمین پی سی بی بنایا۔ محسن نقوی نے الیکشن کا فراڈ اور گندم فراڈ کیا اور اس کو وزیر داخلہ اور چیئرمین پی سی بی بڑے صاحب نے مقرر کر دیا۔ دبئی لیکس میں محسن نقوی کی بیوی کے $5 ملین سامنے آئے، کہاں سے آیا وہ پیسہ؟ 2.5 ماہ سے قاضی فائز عیسیٰ نیب ترمیم کیس کا محفوظ فیصلہ نہیں سنا رہے، وہ اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ القادر یونیورسٹی بنانے کے مضحکہ خیز کیس میں سزا ہونے کے بعد نیب ترمیم کیس کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ حالانکہ میں پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ اگرچہ مجھے اس ترمیم سے فائدہ ہوگا لیکن میں قوم کے لیے یہ مقدمہ لڑ رہا ہوں۔ یہ پوری گیم کھیلی جا رہی ہے۔ نواز شریف کے 4، شہباز شریف کے 5، زرداری اور فرنٹ مینوں کے 9 ریفرنسز فریز پڑے ہیں، لیکن میرے خلاف جھوٹے ریفرنس پوری رفتار سے چل رہے ہیں۔ نیب نے القادر یونیورسٹی کے عطیات بند کروا دیے۔ القادر یونیورسٹی نمل کے بعد دیہاتی علاقے کی دوسری پرائیویٹ یونیورسٹی ہے۔ القادر یونیورسٹی میں 100% طلبہ مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ القادر یونیورسٹی بند ہو جائے۔ یونیورسٹی بند ہو جانے کا مجھے نہیں، طلبہ کو نقصان ہوگا۔ بر صغیر میں تعلیم میں ہم پہلے ہی سب سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ شوکت خانم بھی اگر بند ہوتا ہے تو لوگوں کو 10 گنا مہنگا کینسر علاج کروانا پڑے گا۔ میں ایک دن بھی جیل کے اسپتال میں نہیں رہا۔ نواز شریف، شہباز شریف اور آصف زرداری کو ایئر کنڈیشن کمرے اور اٹیچ باتھ دیے گئے تھے۔ قیدی میرے لیے کھانا بناتا ہے، میں نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی۔ ایک ہفتے میں صرف 3 لوگوں کو مجھ سے ملنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ نواز شریف جیل میں 40 لوگوں کو ملتا تھا، اس کے لیے اوپن ہاؤس ہوتا تھا۔ نواز شریف صحافیوں سے بھی اپنے کمرے میں بیٹھ کر باتیں کرتا تھا۔ میں 6 پارٹی لیڈران کے نام بیچتا ہوں اور ہفتے میں مجھے 30 منٹ کے لیے اپنی پارٹی کے صرف 3 لیڈران سے ملاقات کی اجازت دی جاتی ہے۔ میرے اتنے زیادہ کیس ہیں لیکن مجھے صرف 6 وکلا سے ملنے دیا جاتا ہے۔ مجھے قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، دن کے 21 گھنٹے اپنے سیل میں ہی گزارتا ہوں۔ اچھا، یہ جتنی بھی عمران خان صاحب نے باتیں کی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں شکایت نہیں کرتا۔ میرا خیال ہے جتنی بھی انہوں نے یہ باتیں کی ہیں یہ ساری شکایت ہی ہیں۔ گرمی کی وجہ سے سیل اوون بن جاتا ہے، کبھی شکایت نہیں کی۔ اچھا، خان صاحب ابھی کہتا ہے کہ میں نے شکایت نہیں کی۔ ابھی میں نے اوپر جتنی بھی خان صاحب کے حوالے سے باتیں کی ہیں نا، وہ کہتا ہے کہ میرا سیل اوون بن جاتا ہے، مجھے قید تنہائی میں رکھا گیا، میری ملاقاتیں نہیں کروائی جاتی، صحافیوں سے مجھے بات نہیں کرنے دی جاتی، صحافیوں کو اجازت نہیں ہوتی کہ مجھ سے سوال کر سکے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن دراصل وہ ساری باتیں یہ شکایت ہی کر رہے ہیں۔ مجھے نہانے کے لیے بھی دوسرے کمرے میں جانا پڑتا ہے۔ میری بس ایک شکایت ہے کہ مجھے میرے بچوں سے بات نہیں کرنے دی جاتی، جو میرا قانونی حق ہے۔ پارلیمنٹ میں جھوٹ بولا جاتا ہے کہ 5 سٹار سہولیات دی گئی ہیں، میرے پاس وہی سہولیات ہیں جو سزائے موت کے قیدی کو ملتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے اوپر مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بیٹھا ہوا ہے۔ کس قانون کے تحت یہ پابندی لگا رہے ہیں کہ صحافی مجھ سے سوال نہیں پوچھ سکتے؟ میں پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ ہوں، یہ میرا قانونی اور آئینی حق ہے کہ میں اوپن کورٹ میں صحافی اور میڈیا سے بات کر سکوں۔ یہ جناب عمران خان صاحب کی پوسٹ تھی، اس میں انہوں نے بہت سارے گلے شکوے کیے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں شکایت نہیں کرتا، لیکن در حقیقت وہ شکایت ہی کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے کافی چرچے ہو رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر۔ یہ بات بڑی ڈسکس کی جا رہی ہے کہ عمران خان 8 سپٹمبر کے جلسے میں شرکت کریں گے، اور بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عمران خان کو 8 سپتمبر کے جلسے سے پہلے رہا کر دیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک خبر یہ ہے کہ 8 سپٹمبر کے جلسے میں عین ممکن ہے کچھ لمحے یا کچھ دیر پہلے اس ملک کی سب سے بڑی طاقتور شخصیت پریس کانفرنس کر کے بہت بڑا اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ کہا یہ جائے گا کہ ملک و قوم کے مفاد میں عمران خان کو رہا کرنے کا اعلان کرتے ہیں، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت بھی اس کے اوپر بات کر چکی ہوئی ہے کہ یہ امکان موجود ہے کہ عمران خان 8 سپٹمبر کے جلسے میں خود شرکت کریں گے۔ میں اس کی بالکل بھی تائید نہیں کرتا۔ عمران خان کی اس وقت جو صورتحال ہے ان کا رہا ہونا مجھے مستقبل قریب کیا مستقبل دور میں بھی نظر نہیں آ رہا۔ اور جہاں تک یہ بات کہنا
इमरान खान के वकला की अगर हम बात करें तो वो तो तकरीबन 1 साल से लगभग जब वो जेल में मौजूद है तो उस वक़्त से लेके ये कह रहे हैं कि खान साहब 1 हफ्ते के बाद निकल आएँगे, वो 10 दिन के बाद निकल आएँगे, वो रमज़ान से पहले निकल आएँगे, वो ईद से पहले निकल आएँगे, वो बड़ी ईद से पहले निकल आएँगे, वो आज निकल आएँगे, वो कल निकल आएँगे, वो जलसे में खुद शिरकत करेंगे। बहरहाल ये अब्सर्ड किस्म की और फ़ज़ूल बात है। इमरान खान की रिहाई का फ़िलहाल कोई ऐसा इम्कान नज़र नहीं आ रहा, और जो लोग भी इस तरह की बातें करते हैं, मुझे नहीं समझ आती कि वो किस वजह से इस तरह की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, इसके अलावा राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ पीटीआई समेत तमाम पार्टियों से गैर मशरूत मुज़ाकरात चाहते हैं। अच्छा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी ये समझ नहीं आती कि उनका कोई बंदा कोई बात कर देता है, कोई बंदा कोई बात कर देता है। कभी ख्वाजा आसिफ कहता है कि मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान से मुज़ाकरात करने चाहिए, कभी एहसन इकबाल कहता है कि इमरान खान से उस वक्त तक मुज़ाकरात नहीं होंगे जब तक कि वो 9 मई के वाक़यात की माफ़ी नहीं मांगेगा। कभी नवाज शरीफ और मरियम नवाज की ये स्टेटमेंट आती है कि इमरान खान से हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं हैं। कभी अब राना सनाउल्लाह कहता है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत तमाम पार्टियों से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। अच्छा चलें, जो कोई भी सूरत हाल है, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम लोगों को मुत्तहिद होकर और सलाह मशवरे के साथ एक स्टेटमेंट देनी चाहिए। हर रोज एक नए बंदे की एक नई स्टेटमेंट होती है, इनका आपस में ही इत्तेफाक नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जहां तक ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, ये बिल्कुल गलत बात करते हैं, झूठ बोलते हैं। ऐसा कभी ये चाहेंगे ही नहीं कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करें। मसलन कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करके वो अपनी हुकूमत को खत्म करवा लें, ऐसा तो नहीं वो करेंगे। ना ये खुद चाहते हैं कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करें, और ना ये चाहते हैं कि इमरान खान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात हों। और इनको इस बात का भी पता है कि इमरान खान भी इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहता। ये ऐसे सिर्फ टोपी ड्रामे कर रहे हैं। ये ऐसे आप लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं कि जी हम बड़े अच्छे लोग हैं, हम तो बड़े शरीफ हैं, हम तो बात करना चाहते हैं, हम तो मुज़ाकरात करना चाहते हैं। बिल्कुल झूठ बोलते हैं, गलत बयानी करते हैं। ये ना तो खुद मुज़ाकरात करना चाहते हैं और ना ये चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करे, क्योंकि अगर इस तरह की सूरत हाल बन गई, बातचीत का रास्ता खुल गया, कोई कंप्रोमाइज एस्टेब्लिशमेंट के साथ हो गया, तो फिर ये बेचारे किधर जाएंगे? ये तो घरों को चले जाएंगे, इनकी तो सियासत खत्म हो जाएगी, इनकी तो हुकूमत खत्म हो जाएगी। और जहां तक बात इमरान खान की करें तो इमरान खान तो किसी सूरत कहता है कि मैं तो आपके साथ मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहता, आपके पास कोई इख्तियार मौजूद नहीं है। मैं जब भी बात करूंगा ताकतवर बंदे से बात करूंगा, और आप कमजोर हैं। मैं जब भी बात करूंगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बात करूंगा। तो बहरहाल राना सनाउल्लाह की इस बात से मैं बिल्कुल भी इत्तफाक नहीं करता। अच्छा जी, इसके अलावा मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ ताकत इस्तेमाल करने की बजाय मामला सियासतदानों के हवाले किए जाएं। मैं मौलाना साहब की इस बात से भी बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। मैं कहता हूं अगर कोई शख्स आपको पत्थर मारे तो आप उसे गले नहीं लगा सकते। अगर कोई शख्स मुल्क दुश्मनी पे उतर आए और पाकिस्तान के खिलाफ बंदूक उठा ले तो फिर उसको फूलों के हार नहीं पहनाए जा सकते, उससे मुज़ाकरात नहीं किए जाने चाहिए। जो कोई भी शख्स पाकिस्तान के मुखालफ हो, जो कोई भी दहशतगर्द हो, जो कोई भी पाकिस्तान का अमन खराब करने की कोशिश करे, उसके साथ किसी किस्म की कोई रायत नहीं बरतनी चाहिए और उसका कला कमा किया जाना चाहिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।